अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की। अलीमा खान के 2 बेटों की गिरफ्तारी कानूनी तकाजा या सियासी शाखसाना। लाहौर पुलिस ने शाहरेज खान और शेर शाह खान को 2 साल तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मौजूदा हालात में ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए खतरे का बायस बनेगा या मकबूलियत को साबित करने का बेहतरीन मौका? नवाज शरीफ या मरियम नवाज? पंजाब में ज़िमनी इंतखाब की मुहिम कौन चलाएगा? मुज़ाकरात या एहतजाज? गंडापुर की आर या पार तहरीक का क्या बनेगा? और बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत, क्या किसी तब्दीली का पेश खैमा है? लाहौर में 24 घंटों से भी कम वक्त में अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेर शाह खान को जमान पार के करीब सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस की गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं। इससे पहले बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान को पुलिस ने गुज़श्ता रोज जमान पार्क से गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने इब्तदाई तौर पर इस गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया था, ताहम बाद में लाहौर पुलिस ने तस्दीक की कि शाहरेज को 9 मई 2023 के जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किया गया, जबकि पीटीआई ने इल्जाम आयद किया है कि अलीमा खान के बेटे को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने अगवा किया। पार्टी के मरकजी शोबा इत्तलात ने इसे बदमाशी और जबर की इंतहा करार देते हुए कहा कि शाहरेज खान को घर के दरवाजे तोड़ने के बाद अगवा किया गया, मुलाजमीन को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कमरे में जबरदस्ती दाखिल होकर शाहरेज को उनके मासूम बच्चों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और बयान में इस बात को भी उजागर किया गया है कि शाहरेज को कल लाहौर एयरपोर्ट पर अपनी अहलिया के साथ सफर करने से रोका गया और उन्हें गैर कानूनी तौर पर जहाज से उतारा गया। आज पुलिस ने मुलजिम शाहरेज खान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और 1 महीने रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। उधर पीटीआई यह भी समझती है कि शाहरेज खान की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले का रद्द अमल है, जिसमें अदालत उज़्मा ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात से मुतल्लिक अपीलें मंजूर की थी और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने फैसले में लिखा कि दरखास्त गुजार पर साजिश के इल्जामात साबित करने का बेहतरीन फोरम ट्रायल कोर्ट है और इस किस्म के दीगर मुकदमात में मुलजिम को जमानतें मिल चुकी हैं। तसलसल को मद्देनजर रखते हुए दरखास्त गुजार की जमानत मंजूर की जाती है, जिस पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी है। तो आज का फैसला एक नवीद है। अवाम को मालूम हो गया कि तमाम जो एक होगा पैदा किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई, वो 2 पुलिस वालों के बयानात पर खड़ी है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से एक झूठा बयानिया बुना गया है, तो इसके ऊपर क्या माफ़ी मांगे? सलमान अकरम राजा के बयान पर वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं कि बानी पीटीआई की जमानत होने से केस खत्म हो गया। किसी भी मुकदमे में जमानत का होना जो है वो इंटरिम रिलीफ होता है। ये कहना बेल के मौके के ऊपर के जी बेल हो गई है तो लिहाजा केस खत्म हो गया, ये भी दुरुस्त नहीं है। जबकि वज़ीर इत्तलात अतात आरण ने पीटीआई वालों से कहा कि जमानत का मतलब बरियत नहीं होता, झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उधर बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दावा किया है कि बानी के खिलाफ सिर्फ अल कादर ट्रस्ट केस बचा है, समाअत होने पर इसका फैसला सिर्फ 15 मिनट में हो जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 279 फौजदारी अपीलें ज़ेर समाअत हैं, जबकि अल कादर ट्रस्ट में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई और इनकी अहलिया ने 31 जनवरी को अपीलें दायर की थी और फिक्सेशन पॉलिसी के तहत इन अपीलों की जल्द समाअत मुमकिन नहीं है। इसके अलावा पीटीआई कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जबकि सियासी कमेटी ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला भी कर लिया है। रिव्यू किया है और उसमें मेजॉरिटी वाज ऑफ द व्यू के लड़ना चाहिए, तो अब ये लड़ने वाला जो फैसला है ये सिफारिशात हम खान साहब तक पहुंचा देंगे। खान साहब का वाज़ेह हुक्म है कि हर ऑप्शन एग्जॉस्ट की जाएगी टू रिटेन द ऑपोजिशन लीडर्स इन नेशनल असेंबली एंड इन द सेनेट। इलेक्शन कमीशन ने NA 96, NA 104, PP 98 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया, जबकि NA 129, NA 66 और PP 87 में ज़िमनी इंतखाबात 18 सितंबर को होंगे। जहां तक महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने की बात है,
तो इस हवाले से पीटीआई में मुतजाद आरा पाई जाती हैं। ताहम नेशनल डायलॉग शुरू करने के लिए ऑपोजिशन जमातों ने उन्हें ग्रीन सिग्नल जरूर दे दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ अब भी मुक्तदरा से मुज़ाकरात करने पर बाजिद है, जबकि मुक्तदरा सियासी अमूर को सियासतदानों तक महदूद रखने के मौक़िफ़ पर कायम है। गुज़श्ता रोज़ DGI-SPR ने भी वाज़ेह किया कि ब्रसल्स में फील्ड मार्शल ने कोई सियासी बात नहीं की और 9 मई फौज का नहीं कौम का मुकदमा है और 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में लाना होगा। जबकि इससे एक रोज पहले 20 अगस्त को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बस होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर के इस बयान के बाद पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने एक तवील वजाहती बयान जारी किया और पार्टी की जानिब से किसी किस्म का सरकारी बयान या माजरतनामा जारी नहीं किया गया। बैरिस्टर गौहर का बयान हकायक और इसके बरक्स तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आज भी वही है जो बानी चेयरमैन ने हमेशा पेश किया। आखिर पीटीआई हर मामले पर दो बयानियां क्यों अपनाती है और इससे इसको क्या फायदा है, जबकि शावेज और शेर शाह को लाहौर पुलिस ने 2 साल बाद क्यों गिरफ्तार किया? इन सारे मौजूदात पर बात करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेख वकास अकरम साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि अलीमा साहिबा के दोनों बच्चों के गिरफ्तारी का, एक तो चले एडीसी से रिमांड भी हो गया, वो तो बाकायदा तौर पर हो गया वाजे, दूसरे बेटे की भी इत्तलात हैं, तो ये अभी कहीं से कंफर्मेशन तो नहीं आई, आपके एंड से क्या इत्तलात हैं अब तक? देखिए सर, इस पे हम ऑलरेडी ऑफिशियली मैं स्टेटमेंट इशू कर चुका हूं और इस पे तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है। शेर शाह जो कि दूसरे बेटे हैं अलीमा खान साहिबा के और भांजे हैं इमरान खान साहब के, आज सुबह जब वो अपने भाई को ATC लाहौर में मिल के वहाँ से पेशी के बाद वापस आ रहे थे, तो उनके वालिद गाड़ी चला रहे थे, साथ उनके जो भाई गिरफ्तार हुए हैं शारेज, उनकी बेगम साहिबा मौजूद थी और शेर शाह गाड़ी में मौजूद थे। अदालत से घर आते हुए रास्ते में अमेरिकन स्कूल के सामने उनको रोका गया गाड़ी को और उसमें से ज़बरदस्ती शेर शाह को जो है वो उठा के ले गए और बताया ये जा रहा है कि ये वही लोग थे जो शेर शाह से पहले शारेज जो उनके भाई हैं उनको भी घर से मुलाजमों के सामने ड्रैग करके ले गए हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि पहले हुकूमती जो लोग थे वज़रा और तर्जमान ये कह रहे थे कि पुलिस ने नहीं उठाया शारेज को, पुलिस को कोई पता नहीं है, कोई FA का कह रहा था, FIA का, और अल्टीमेटली शारेज जो है वो लाहौर पुलिस की तहवील में पाए गए और फिर ATC में आज सुबह पेश हुए। और ये भी बताया जा रहा है कि शेर शाह को भी 9 मई के किसी FIR के अंदर नामजद करके और उन्हें भी ATC के वो करने लगे हैं। ये इस वक्त तक की इतलात है। ठीक, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं जी, ये बड़ी ज्यादती है। गिरफ्तारी अगर लॉफुल है और किसी पर्चे में नामजद है, अगर उन्हें कोई ऐसा डर होता तो आज अपने भाई के लिए वो अदालत में ना जाते। ऑब्वियसली उनके इल्म में कोई चीज़ नहीं थी, इसीलिए वो अदालत में भी पहुंचे। तो ये तो कोई अजीब गरीब काम शुरू हो गया जी इस मुल्क में। वो कि ये सिर्फ इन 2 बच्चों तक महदूद नहीं है, इससे पहले हमारे MNAs के, हमारे MPAs के, अब ये तो इमरान खान साहब के देखें ना, ये तीसरा भांजा आप कह सकते हैं। हसान न्याजी, हसान के बाद शारेज, शारेज के बाद शेर शाह, इसी तरह हमारे वर्करों के MNAs MPAs के बच्चे भाई, तो बहुत जुल्म है जी, ये तो जबर है। और बस जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह की कहर से इनको डरना चाहिए। अच्छा, दूसरा शेख साहब, इस सारे मामले पे मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि विद इन पार्टी अब क्या सोचा जा रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है? चूँकि खान साहब ने तो महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत सारा डिस्कशन तो हो ही रहा है। आप मुत्तफिक हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब को लेकर चलना चाहिए? क्योंकि पार्टी के सर बहुत सारे सीनियर लोगों से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि इस तरह तो पार्टी के अंदर से नहीं है, महमूद खान साहब बड़ा कद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तो अदम एतमाद हो गया तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब का जेल में बैठकर। तो इस मुद्दे पर भी सर प्लीज आप अगर रहनुमाई कर दें। तहरीक इंसाफ भाईजान किसकी है? तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की है। और जो आपने ये कहा कि पार्टी के अंदर डिस्कशन, तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और ये जमहूरी रिवायत हमें इमरान खान साहब ने खुद सिखाई है। खान साहब
का जो भी हुक्म होगा, आप मेरी राय मांग रहे थे, खान साहब का जो भी हुक्म मेरे सर आंखों पे, मेरी पार्टी के सर आंखों पे, कोई आदमी जो है वो सब के सब इमरान खान साहब के हर हुक्म के आगे सरे हम तस्लीम करते हैं। खान साहब के किसी हुक्म की हुक्म अदूली कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हम जमहूरी पार्टी हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा, कई दफ़ा ऐसे होता है कि खान साहब के पास आइसोलेशन की वजह से एक ख़ास तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है और बाकी नहीं पहुंचती, और कई दफ़ा जो है जो पहुंचाई भी जाती है वो भी एजेंडा ड्रिवन होती है। ये ठीक। इंसान है, इसी तरह होता है। तो उसकी रोशनी में जब चीज़ें सामने आती हैं तो सियासी कमेटी का काम है कि वो खान साहब के हवाले से, खान साहब की पार्टी के हवाले से मशावरत करे, रिकमेंडेशनें और सिफारिशात तैयार करके वापस खान साहब को भेज दे। तो हम हर इशू पे बात करते हैं, खान साहब की हर चीज़ जो है वो डिस्कस होती है। उसमें अगर हम समझते हैं कि कहीं पे खान साहब को हमने जो है वो सिफारिशात पेश करनी है जिसमें हमने अपनी राय देनी है, तो खान साहब हमेशा पार्टी की राय का एहतराम भी करते हैं। फिर ये उनका हतमी फैसला होता है कि वो जो करें या ना करें। सो हर चीज़ पे डिस्कशन होती है और अल्टीमेटली सिफारिशात खान साहब के पास जाती हैं। सो ये जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ या उसकी सियासी कमेटी खान साहब के किसी हुक्म को जो है ओवर रूल करना चाहती है, तो ये वो बेवकूफ़ लोग इस किस्म के तज्ज़िये कर रहे हैं जिनको शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कल्चर का या वर्किंग का पता नहीं। किसी की ज़रूरत नहीं है इस पार्टी के अंदर कि इमरान खान साहब के हुक्म की हुक्म अदूली करे। हाँ, लोग खान साहब से एग्री और डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं और हमेशा करते हैं और खान साहब इसको प्रमोट करते हैं। मगर वो करने के बाद भी वो सिफारिशात या प्रपोज़ल्स खान के सामने रखी जाती हैं कि सर इस तरह नहीं, इस तरह कर लो। इसके बाद भी जो खान फैसला करता है, होता वही है जो खान करता है। तो ये जो लोग इस वक़्त हमें वो पंजाबी ये सारे कह रहे हैं जिन्हें खचा मार रहे हैं बह के जी ऐसे कोई बेमानी चीज़ें। खान के हुक्म के बगैर ना या कुछ होगा और ना हम किसी को करने देंगे। ठीक। मसलन शेख साहब, अगर आपको मौका मिल जाए खान साहब के साथ मिलने का, बात करने का, तो आप इस पर क्या दलाइल देंगे कि महमूद खान अचकज़ई ही खान साहब ठीक कह रहे हैं? जैसे कि ज़ाहिर बात है जमहूरी रवायात भी हैं, डिस्कशन तो सर होना ही है, वो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। आई हैव टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एज अ सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी। मैं अपनी ज़ाती राय जो है उसका बिल्कुल इज़हार नहीं करूँगा। मेरी राय वही है जो इमरान खान की राय है, मेरी पॉलिसी वही है जो इमरान खान की पॉलिसी। यानी कि वो मुखालफिन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि भाई वो फिर अपनी पार्टी अपना नैरेटिव और खान साहब का नैरेटिव उठाने का बोझ नहीं उठा पा रही शायद, तो इस वजह से बाहर से महमूद खान साहब को लगाना पड़ रहा है। इस तरह के जो इतराज़ात हैं उसका भी मैं चाहूँगा आप कोई जवाब दे दें। फिर नहीं, मैं समझता हूँ कि वो लोग गलत बात कर रहे हैं। देखें, जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा जो थी, वो कोई भी अलायंस या कोई भी इस किस्म की चीज़ लीड करवाया करती थी मेजर पार्टी होने के बावजूद, तो नवाबजादा नसरुल्लाह को आगे रखती होती थी। आप नवाज शरीफ को देखें, बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमेशा मौलाना फजलुर रहमान को आगे लगाए रखा है। तो हम भी, आपने देखा कि इमरान खान साहब की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो एक अपोजिशन इत्तेहाद कायम करे, सारी अपोजिशन हम आवाज़ हो, और उसी लिए आप एक ऐसे आदमी का जिक्र कर रहे हैं जिस शख्स को इमरान खान साहब ने आगे अपना सदारती उम्मीदवार भी बुलाया। तो अगर आपके वाला कुलिया जो लोग कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो कि आप, मैं उनका जवाब दूं, तो आप उन आइंस्टाइंस लुकमान हकीमों से ये पूछिए कि हमने तो इनको अपने सदारती उम्मीदवार भी हमने बनाया था। तो ये तो कुल उस वक्त भी लागू होता था कि जी बंदा थोड़ी पार्टी का नहीं, तो तुसी इन्हें क्यों उम्मीदवार बना रहे हो? थोड़े को तो 93-94 MNAs मौजूद रहे, याद है आपको? हमारे पास थे उस वक्त, अब तो तादाद कम हो गई है। बिल्कुल थे। तो सर वो जो लीडर बेहतर समझेगा पार्टी के लिए, जो लीडर बेहतर समझेगा इस मुल्क के लिए, हमने उसके नज़रिए को ऑन किया है। अब हम उसको हुक्म कभी वो करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, जो लोगों की और सियासी कमेटी में इंडिविजुअल राय है बिल्कुल खान साहब तक पहुंचाई जाएगी। यही सियासी जमहूरी पार्टी का यही हक है। ये कोई डिसिप्लिन फोर्स या वो नहीं है, यूनिफॉर्म फोर्स के लिए आप पत्थों आ गया। इधर चीज़ें आती हैं। खान साहब जब बाहर थे उस वक्त भी जो फैसले होते थे तो पार्टी के लोग जो समझते थे कि ये ठीक नहीं है, तो खान साहब के आगे अपनी बातें रखते थे कि सर इसमें ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं। कई दफ़ा खान साहब उनकी बात मान लेते थे, कई दफ़ा नहीं मानते थे, बट अल्टीमेटली फैसला इमरान खान का ही प्रवेल करता था। ठीक। अच्छा, दूसरा शेख साहब, मुझे ये समझना है कि जैसे नुसरत भुट्टो साहिबा ने भी उन सब लोगों को साथ लेकर चली थी, इवन जिन पर उन्हें था कि ये सारे भुट्टो साहब की फांसी में शरीक हैं, उन सब के साथ वो डायलॉग भी करती रहीं, साथ भी लेके चली, डिस्कशन भी होते रहे, तहरीकें भी चलती रहीं। अभी जितने भी दानिश्वर हैं
मजहर अब्बास साहब ने भी लेटेस्ट इस पे कॉलम सर लिखा, उन्होंने एक ही बात की कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल इंटरकोर्स पे यकीन रखना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। वो बाजिद है कि मुक्तदरा से बात करेगी, मुक्तदरा कह रही है, उसने मशरूत कर दिया माफ़ी के साथ सारी चीज़ों को, तो फिर नीचे डायलॉग ही बचता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में। इस पर सर क्या पेशरफ्त है, क्या डिस्कशन है पार्टी के अंदर? सर पहली गल तो है कि वो जी माफ़ी की मशरूत वाली गल है, वो तो मेरे ख्याल है पोल खोल नहीं गया सारा। ISPR की तरफ से बयान आ गया है कि इस किस्म का ना कोई इंटरव्यू हुआ है और ना हमने इस किस्म की कोई बात की है। राइट। तो मेरा ख्याल है वो माफ़ी वाली बात तो हमें अब इसमें सामने रखनी नहीं चाहिए। अगे तुसी एंकर्स ने 3 दिन सानू रज के खजल किया है कि हाँ जी सिद्दके दिल से माफ़ी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, 3 दिन जाए कितने तुसी इससे। अच्छा, ठीक है ना जी। ठीक है। तो अब अगर अल्टीमेटली फौज बोली पड़ी है, ISPR ने कह दिया है कि जी असी तो कोई गल कीती नहीं, हुई नहीं, तो चलो फॉर वंस असी ये गल मान लेने हैं, तो हम समझते हैं कि ये बात हुई नहीं है। नंबर 1, क्योंकि आपको पता है पहले एक दफ़ा आज से 6-8 महीने पहले इस किस्म की प्रपोजल खान साहब के पास पहुंची थी, तो खान साहब ने उस पर पब्लिकली जवाब दिया था, जो एज अ ट्वीट की सूरत में सामने आया है। उन्होंने मजहर अब्बास साहब का आपने जिक्र किया कि हमें उस पर बिलीव करना पड़ेगा मुज़ाकरात पे। आप यकीन करें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम डायलॉग पे यकीन करते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन करते हैं, बट हम मुज़ाकरात के शैम के अंडर फूल बनना पसंद नहीं करते हैं कि जब भी आप हमारे खान को आइसोलेट कर दें, आप 2-2 महीने मिलने ना दें, आप उनके बच्चों को ना मिलने दें, किताबें ना होने दें, वकला को ना मिलने दें, रुफ़का को ना मिलने दें, और उस पर जब हम उनकी रिहाई के लिए और अमन आइनी एहतजाज की कॉल देने के करीब आए, तो उस वक़्त आप मुज़ाकरात का एक वो छोड़ दें, तो दैट डज़न्ट वर्क। मसालत के लिए, मुज़ाकरात के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट बनानी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि कायद साढ़े तुसी टंगे होवे और ना हक सजा दी होवे, तो फिर तुसी बार बार मीडिया दे अगे महफिलें बह के जी मुज़ाकरात मुज़ाकरात। मुज़ाकराती कमेटी किसने बनाई थी, याद है आपको? 26 के कताल के बाद किसने बनाई थी? इमरान खान साहब ने बनाई थी। प्रपोज किसने की थी? इमरान खान साहब ने की थी। उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने बनाई। पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त, हर नशिस्त में बैठे हमारी डिमांड क्या थी कि 26 और 9 के हवाले से आप एक जुडिशल कमीशन 3 सीनियर जजेस पे बना दें, जो कि CCTV फुटेज मंगा के फैसला कर लेंगे। उस फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 3 सिटिंग्स हो गई, चाह पियो, तस्वीर खिंचाओ। हमने उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी कि चीफ मिनिस्टर खुद यहाँ से KP से जाके उस मीटिंग में बैठते थे, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप बैठती थी। बट की होया 3 नशिस्तां तो बाद जूं का तूं, और फिर हम खान साहब के कहने पर उससे बाहर आ गए। सो हम तमाम भाई इस बात को यकीन रखें कि हम तो प्रमोट करने वाले थे, फ्लोट करने वाले थे मुज़ाकरात का आइडिया, बट हमें आप इस तरह पागल तो ना बनाए मुज़ाकरात के नाम पे। कोई एनवायरनमेंट देखें, कोई हमें पता तो चले कि आप क्या करना चाहते हैं। हालांकि हमारा प्रिंसिपल स्टैंड था कि हम नहीं बैठेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, पर खान ने कहा कि नहीं, इस मुल्क की नस्लों देखें नौजवानों के और इदारों के दरमियान 26 के कताल के बाद बड़ा फासला पैदा हो रहा है, नफरतें बढ़ गई। देखें ना, गोली चली अपने ही लोगों पे। तो खान ने कहा कि ये नफरतें मुल्क के लिए ठीक नहीं है, रियासत के लिए ठीक नहीं है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। और ख़त्म होने का तरीका यही है कि 26 और 9 का फैसला हो जाए बेकी होया होते। तो हम उनके हक में है सर, हम सियासी पार्टी हैं। मतलब शेख साहब आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि इमरान खान भी पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी बैठना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे से कोई आउटकम नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा खान साहब बैठे, खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि आप मुज़ाकराती कमेटी बनाएं, बनी, पार्लियामेंट के अंदर बैठे, तो हमने उसको शुरू किया ना जी। आगे से हिपोक्रेसी हुई, आगे से जो लोग कहते थे जी तो बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, वो एवं ही है जिवें कहते सी खान साहब के बच्चे क्यों नहीं आते, बच्चे क्यों नहीं आते, जदों खान दे बच्चे आन लगे फिर वीज़ा नहीं देते है जी। ये इंज ही है कि जिसले असी वो रड़े चीज़ां चढ़ान लगते हैं तो उसले फिर मौत पै जाती है जी। गल बड़े मजे हुए सियासतदान जी। हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद थे, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात, और बड़ी तफसील से डिस्कशन कर रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि अलीमा खान साहिबा के दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसी क्या सर नौबत आन पड़ी थी, क्या हुआ ऐसा? फाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, एक की इतला तो मुझे है और उसकी कॉन्फर्मेशन है, क्योंकि पुलिस ने गालबन कल रात को अरेस्ट किया और आज सुबह अदालत में भी
उनको पेश किया है। जो कानून है कि 24 घंटे में अगर आप किसी को अरेस्ट करें तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मुतलका जो इलाका मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने उनको पेश करना है, और उनको सुबह पेश कर दिया गया। अब मुझे तफसीलात तो नहीं मालूम कि उनको ऊपर क्या मुकदमात हैं या क्या किस मुकदमे में उनको अरेस्ट किया गया है। ज़ाहिरी बात है कि 9 मई के हवाले से ही को मुकदमा होगा, अगर वो मौजूद थे या उनका कोई रोल था इस हवाले से। दूसरे बेटे की ना तो कोई कॉन्फर्मेशन है और ना इस हवाले से मेरे पास कोई तफसीलात हैं कि दोनों बेटों की अरेस्ट हुई है या सिर्फ एक की हुई है। मिनिस्टर साहब, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि मरियम बीबी और कैप्टन सफदर जब सिंध में थे तो बड़ा वावेला फिर हुआ था, वो बड़ा कंडेम भी किया गया था, वो अमल भी गलत था, उनके बेडरूम को तोड़ा गया, वो गिरफ्तारी अमल में लाने वाला सारा सिलसिला था। फिर फरियाल बीबी की गिरफ्तारी पर बहुत सारे जो हैं, आपको याद है, सारी इंसानी हकूक की तंजीमों ने कंडेमनेशन दी थी, सारे लोगों ने कहा था, सिविल सोसाइटी ने कहा था। अभी तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि वहाँ उनकी बहू के कमरे से गिरफ्तार किया गया, वो दरवाजे तोड़े गए, वहाँ से जाकर गिरफ्तार किया गया, इस तरह की बातें सारी। तो इसको आप गिरफ्तारी अगर करनी थी तो सादा आप तलबी करते, बुलाते और गिरफ्तार कर लेते। ये कौन सा तरीका था? तहरीक इंसाफ ये क्लेम भी कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने रिलीज की है। देखें, एक तो ये उनका क्लेम है और दूसरी बात है हमारा मौक़िफ़ अब भी वही मौक़िफ़ है कि किसी को भी अगर गिरफ़्तार करना हो तो उसके लिए एक अरेस्ट वारंट होना चाहिए। और ज़ाहिरी बात है बग़ैर किसी अरेस्ट वारंट के आप किसी के घर जाके उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। मरियम साहिबा को जब अरेस्ट किया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त कोई अरेस्ट वारंट था, ना फरियाल तालपुर साहिबा को जब अरेस्ट किया गया ईद के बल्कि चांद रात को तो कोई अरेस्ट वारंट था। और यहाँ पे पुलिस को भी चाहिए कि वो अरेस्ट वारंट मंजर यहाँ पे लेके आए। मैं बिल्कुल आई कॉल अ स्पेड और किसी के घर जाके किसी की गिरफ्तारी का अगर करने की ज़रूरत या नौबत आती है तो ज़ाहिरी बात है एक अरेस्ट वारंट होना चाहिए और अरेस्ट वारंट दिखाना चाहिए। और बिल्कुल चार दीवारी का जो तकद्दस है उसको पामाल नहीं होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ये सबके लिए है और सबके घरों में माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, तो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड इसका इतलाक़ होता है। कोई हमारे मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आ गई, हमारा मौक़िफ़ अभी भी वही है। और अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई मामला हुआ है तो बिल्कुल उसको मंजर आम पे इनको लेके आना चाहिए और बताना चाहिए कि फ़लाँ जो है एहलकार पुलिस का आया और उसने हमारे अंदर जो घर के अंदर आने की कोशिश की, अगर इन्होंने कोई रुकावट की। बिकॉज ऑब्वियसली अरेस्ट वारंट का मतलब ये नहीं कि आप अनइंटरप्टेडली किसी के घर घुस जाएं अरेस्ट के लिए। हाँ बिल्कुल आप जाएं, आपने अपना जो मुतलका जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करते हुए आप जो है वो बिल्कुल ख़वातीन पुलिस को, खातून जो फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी लेके जाएं, आप बिल्कुल मेल ऑफिसर्स भी जाएं और बिल्कुल उनकी अरेस्ट की जो है वारंट दिखा के डिमांड करें। बैरिस्टर साहब चलें, ये तो आपने एक्सप्लेन सारा कर दिया, लेकिन 9 मई के मामले में गिरफ्तार करना, 24 महीने बाद गिरफ्तार करना, आपको पता ही है कि जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन की गई वहाँ बड़ी जागहंसाई हुई थी। पुलिस वाले आ गए जी, वो टेबल के नीचे घुसे हुए थे, उन्होंने बताया कि जी हमें पता चला था कुछ साजिश रचाई जाने वाली है। इस तरह का डिस्कशन बड़ा लंबा चौड़ा ववेला हुआ इस पे कि बहुत सारी जगह पे फेयर ट्रायल गवर्नमेंट अपने एंड पे जो करना था वो शायद ना कर सकी। अभी 24 महीने बाद 9 मई में ऐसा क्या क्लू मिला होगा कि बंदा गिरफ्तार किया गया? देखें फात साहब, बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ अगर कोई सबूत है और उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर कोई प्रेजेंस थी या उनका कोई रोल था या किरदार उन्होंने अदा किया 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के अंदर, तो ज़ाहिरी बात है गो कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो ग़ालिबन उनकी पार्टी के एक रुकन है वो कह रहे थे कि वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे। ग़ालिबन सलमान अकरम राय साहब ने ये बात की थी कि वो कह रहे थे कि वो शायद किसी और शहर में थे। लेकिन बात यह है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनका रोल जो है या उनका क्या पार्ट था 9 मई के मामलात में, तो ये बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। ये तमाम तर सबूत जो हैं ये तो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ के पास होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं या कानून नाफिद करने वाले इदारे होते हैं। अब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, ज़ाहिरी बात है कि वो ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे तमाम तर मामला। ये तो नहीं हो सकता कि इन्वेस्टिगेशन के दौरानिए में कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो और उनकी अरेस्ट, उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको वो अमल में लेके आए, ताकि कोई हो सकता है कि एविडेंस के साथ इंटरफेरेंस हो, किसी विटनेस के साथ इंटरफेरेंस हो, कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा क्लू हो जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल आउट इन दी ओपन होगा, क्योंकि ये ट्रायल
आउट इन दी ओपन हो रहा है और कौन से मुकदमे में उनको अरेस्ट किया ये तफसीलात तो सारी मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई ना कोई तो इल्ज़ाम होगा, कोई ना कोई उनका लिंक ज़रूर होगा, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया गया है। अदरवाइज़ अगर उनकी वाक़तन गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है तो वो बिल्कुल बेल मिल जाएगी, जिस तरह के 9 मई के दीगर मुल्ज़मान भी बेल पे मौजूद थे। और कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी बानी PTI को 8 मुकदमात में बेल दी है, तो ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है। ट्रायल स्टेज पे वो बिल्कुल थ्रैश आउट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे तमाम तर मामला थ्रैश आउट हो सकते हैं कि अगर उनका वाकई कोई रोल नहीं था या कोई लेना देना नहीं था, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके बाद ट्रायल स्टेज पे थ्रैश आउट हो जाएंगी और बिल्कुल दूध का दूध पानी का हो जाएगा। मलिक साहब, ये भी मैं समझना आपसे चाह रहा हूँ कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 14 अगस्त को भी ये ऑफ़र की कि भाई सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है, ग्रैंड डायलॉग बड़ा ज़रूरी है, तो सारे मिल के बैठें। बाकी जितने भी दानिश्वर हैं पाकिस्तान में सर, वो भी तहरीक इंसाफ को यही मशवरा देते हैं कि आप ज़िद कर रहे हैं बार बार कि मुक़्तदरा के साथ हमने डायलॉग करना है, तो उनको छोड़िए, आप सियासी लोगों से बात कीजिए। वो भी यही कह रहे हैं। DGI SPR ने भी बड़ा वाज़े कल किया कि भाई हमारा सियासी रोल नहीं है, आप सियासी जमातों से बात करें। अब सियासी जमातों से जब बात करने की बात आती है तो हुकूमत पे फिर इल्ज़ाम लग जाता है कि आप घरों से लोगों को उठा लेते हैं, बेडरूम्स को तोड़ते हैं, वहाँ से बंदा उठा लेते हैं। तो वो फिर इस माहौल में आपके साथ कैसे वो डायलॉग करें, आपके साथ कैसे वो बैठें? देखें, बिल्कुल अदालतों ने भी यही कहा, इदारों ने भी यही कहा और सियासी जमातें भी यही कह रही हैं कि सियासी जो पॉलिसीज़ हैं वो उनके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। जो जमहूरी रवैये हैं वो तो यही तकाजा करते हैं कि सियासी जमातें और सियासी लीडरान आपस में बैठें। अब यहाँ पे इशू ये है, फुकतान जिस चीज़ का है वो ये है कि जमहूरी और सियासी रवैये PTI के माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ता है वो हैं ही नहीं। वजह यह है कि जिस तरह पैदाइश हुई इस जमात की और फिर उसके बाद जिस तरह इनको इक़्तिदार में लाया गया, असल में ये किसी और तजर्बे के या किसी और चीज़ के हिले हुए हैं। अब भी इनकी डिमांड एक ही है, पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। अभी भी डिमांड यही है कि मुक़्तदरा के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसलिए ख्वाहिश रखते हैं ये मुज़ाकरात की ताकि मुक़्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट इनको किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में लेके। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुक़्तदरा का या इस्टेब्लिशमेंट 12 दफ़ा ये कह चुकी है सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, हुकूमत जाने, सियासी जमातें जाने, और ये तमाम तर मामला है। अब इस पे अगर ये कोई गलत बात तो नहीं की उन्होंने तो यही कहा कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए काम करना है और उस इदारे का काम पॉलिटिक्स तो नहीं है। तो ज़ाहिरी बात है कि PTI को सोचना चाहिए कि जब इदारा भी ये कह रहा है कि आप सियासी लोग आपस में बैठे, जज साहिबान भी यही कह रहे हैं, सियासतदान भी यही कह रहे हैं, तो फिर मसला किसका है? मसला फिर PTI का है ना, मसला बाकी दीगर सियासतदानों का तो नहीं है, मुक़्तदरा और इस्टेब्लिशमेंट का भी नहीं है, जुडिशरी का भी नहीं है। तो लोगों को कम अज़ कम ये चीज़ देखनी चाहिए और रियलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, हैविंग सेड दैट, इसके साथ साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि हालिया रियलाइजेशन PTI के लोगों को क्या हुई है। जो अपोजिशन की उस तरफ बैठते हैं, अपोजिशन के बेंचेस पर जो लोग बैठते हैं, और बिलखसूस PTI के कई ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने मेरे से भी रब्ता किया और गाए बगाए वो दीगर हमारी पार्टी के लोगों से भी रब्ते में हैं, या हुकूमत के बेंचेस पे जो लोग बैठते हैं उनसे भी वो रब्ता करते हैं। वो इस चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि कोई ना कोई मज़ाकरात का बाब खुलना चाहिए, कम अज़ कम मज़ाकरात का एक अमल दोबारा से शुरू होना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई रास्ता, कोई बेहतर एक जो नतीजा है, बेहतर रास्ता है वो निकलना चाहिए। वो डायलॉग में बिलीव करते हैं। एंड सो मच सो यहाँ तक उनकी पेशकश है, मैं आपको ये वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, शायद आपके लिए अलार्मिंग हो। वो ये कहते हैं कि किसी तरह हमें जो है इंश्योर करें कि हो सकता है कि हम जो है हकीकत जो है बानी PTI को जेल में जाके बता सकें। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि जब हम सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ग्रुप्स की शक्ल में जाके बानी PTI को ये बताएंगे कि जो आपको सुहाने ख्वाब या जो मंजर कशी की जाती है, ये फ़लाँ XYZ आपके पास आ जाते हैं और बताते हैं कि शायद 2 लाख बंदा बाहर इंतज़ार कर रहा है या 5 लाख बंदा इंतज़ार कर रहा है और लोग सड़कों पर हैं आपकी खातिर, तो ऐसा यकसर नहीं है। मंजर जो है वो यकसर तब्दील हो चुका है। अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। जो शायद आपके जहन में नक्शा खींचा गया है या जो तस्वीर या जो एक पिक्चर दिखाई गई है आपको, तो हकीकत उससे कोसों दूर है। तो यही चीज़ एक रियलाइजेशन, एक रेकनिंग,
या जो इंट्रोस्पेक्शन है ये पीटीआई के कई मेंबरान को जो सिटिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है ये हुई है और वो ख्वाहिश रखते हैं मुज़ाकरात के लिए। और वज़ीर आज़म ने भी बारहा दफ़ा ऐसी चीज़ की बात की और जिक्र किया। और हालिया जो हमारी जश्न आज़ादी के मौके पे उन्होंने मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान की बात की और वो इसलिए की कि तमाम तर दीगर सियासी जमातें तो अपना हिस्सा डाले में हैं जो हुकूमत के साथ हैं और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बेशक हों, माँ सिवाय एक सियासी जमात के और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आए या पाकिस्तान की मईशत में किसी बेहतर एक तसलसल से जो है इस्तेकाम वो जारी व सारी रहे। अच्छा, दूसरा आपको याद होगा कि अगस्त 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे तो पीएम हाउस के बाहर जमे गफीर था, कंटेनर लगे हुए थे, बड़े बड़े किरदार उस कंटेनर में सवार थे। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे और उनको मशवरा दिया था कि आप स्टेप डाउन मत कीजिएगा। फिर वो मिसाके जमहूरियत का मामला आया तो बेनज़ीर साहिबा नवाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ साहब की आपस में इन्होंने वो सारा इनिशिएट ही महमूद खान अचकज़ई ने किया था। तो अब वो बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं इस सारे मामले में और बानी पीटीआई ने कहा है कि ये मेरे अपोजिशन लीडर होंगे। इस पे क्या टेक है गवर्नमेंट का, आपका क्या टेक है जी? देखिए, मेरा ज़ाती जो टेक है मैं उसमें बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि वो चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, जो तहरीक इन्होंने लॉन्च की, पहले उनको मैंडेट दिया, फिर उनसे मैंडेट वापस ले लिया गया। अभी भी बरकैफ वो चेयरमैन तो हैं या प्रेसिडेंट तो हैं उस तहरीक के। मैं समझता हूँ कि वो पुराने सियासतदान हैं, एक तजर्बाकार सियासतदान हैं। बिल्कुल आई डोंट थिंक कि किसी को कोई मसला होना चाहिए उनको अगर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन नॉमिनेट किया है और अगर वो मेजॉरिटी ऑफ अपोजिशन वोट इंजॉय करते हैं या उनकी सपोर्ट अपोजिशन के मेंबरान की उनके साथ उनकी बैकिंग है तो बिल्कुल उनको होना चाहिए। हमें इसमें क्या एतराज़ हो सकता है? मैं समझता हूँ बड़े मौजू जो है वो एक चॉइस है और बिल्कुल मैं मुज़ाकरात के हवाले से वो बिल्कुल इस तमाम तर मामले को ऐसे तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज में ले आगे चला सकते हैं। अब ये देखना है कि क्या ये बानी पीटीआई ने जो इनकी नॉमिनेशन की है वो कोई मुज़ाकरात का बाब खोलने के लिए की है या खाली नॉमिनेशन के तौर पे की है, क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर भी उनके एक रिफ्ट आ चुकी है। जो अपने पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी अपनी सियासी जमात में कई ऐसे लोग हैं जो अहल हैं कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनने के, लेकिन उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि पार्टी के अंदर तो पहले ही खाना जंगी लगी हुई थी, अब मज़ीद जो है वो तूल पकड़ेगी। अच्छा, बैरिस्टर साहब, सोहेल बड़ाई साहब के हवाले से अभी भी कुछ मैसेजेस हमें मौसूल हुए जब आपसे बात कर रहे हैं कि कोई पीका एक्ट के तहत कोई दरख्वास्त आई है कि उन पर कार्रवाई की जाए, इस तरह का डिस्कशन, और सोशल मीडिया पे बाकायदा एक कैंपेन का सिलसिला उनके खिलाफ भी जारी है कि भाई ये पीका एक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई हुकूमत अमल में लाए, और इस तरह की डिस्कशन हो रही है। गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है, ये करने जा रही है, ऐसा होगा? देखें, कानून तो मौजूद है और मैं समझता हूँ कि जब उसकी वजाहत आ गई कि ऐसी कोई गुफ्तगू हुई नहीं थी और उनसे जो फील्ड मार्शल साहब से बयान जो मंसूब किया गया और ये आता तो फेक न्यूज़, फॉल्स न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में है, तो ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई दरख्वास्त होती है या स्टेट अस ख़ुद भी, क्योंकि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है और FIA उन्हीं के अंडर है, अब ज़ाहिरी बात है वहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है, जो या वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग जो एक मैकेनिज़्म है वो वहाँ पे मौजूद है, उससे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का तो डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कानून मौजूद है। और जब वजाहत आ गई, मैं ये समझता हूँ कि बेहतर होगा कि सोहेल बड़ाई साहब ख़ुद जो हैं इस पर अपनी एक एक्सप्लेनेशन दें और बताएं कि क्या वो मामलात थे, क्या इशू था, क्योंकि जिस इदारे के सरबराह के साथ जो है मंसूब किया गया बयान, उस इदारे की तरफ से तो एक डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन और वजाहत आ चुकी है। और अब जो कॉलम नवीस हैं सोहेल बड़ाई साहब, उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, नहीं तो कानून तो मौजूद है और ये डेफिनेटली देखना है कि सहाफ़त के अंदर जो है वो आप अपनी सोर्सेज को वेरीफाई करते हैं। आप इस तरह की कोई स्टोरी नहीं छाप सकते, कोई ऐसा कॉलम नहीं लिख सकते जो स्याह सबाक से हट के हो। तो ये उनको ख़ुद एक एक्सप्लेन करना चाहिए और ख़ुद एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, वेदर थ्रू सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको इस पर वजाहत देनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक जी, मिनिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे।
बड़ी डिटेल वो डिस्कशन कर रहे थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं, तज्जियाकार हैं, मजहर अब्बास साहब। मजहर साहब बहुत शुक्रिया। एक तरफ तो अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत पर रिहाई भी अमल में आई थी बानी पीटीआई की। अब इस सारी सूरत हाल को आप किस नजर से देख रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, जो जमानत हुई है वो जाहिर है क्योंकि ताकीर से हुई है जमानत, तो उस लिहाज से तहरीक इंसाफ के लिए एक अबूरी रिलीज तो नजर आता है। लेकिन जाहिर है अगर लोग ये समझ बैठे थे या समझ रहे थे कि शायद रिहाई हो जाएगी, तो वो तो जाहिर है अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वैसे ही मुकदमात बहुत से हैं। लेकिन यकीनी तौर पे एक जो तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रही है, उसमें उनके लोगों को, उनके सपोर्टर्स के लिए एक टेम्परेरी रिलीफ हुआ कि 9 मई के मुकदमात में जमानत हो गई। लेकिन जाहिर है खुद तहरीक इंसाफ के भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये अभी सिर्फ एक मरहला है, लेकिन अभी बहुत जो है मराहिल बाकी हैं। दूसरे अलीमा खान साहिबा के बेटे की गिरफ्तारी जो है इस लिहाज से इसको देखना चाहिए कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना ही था तो मुंह पर कपड़ा बांध के और इस तरीके से आके और अंदर घुस के बाकायदा गिरफ्तारी करने के बजाय पुलिस नॉर्मली जाती है। पुलिस पर क्योंकि फौरी तौर पे तो ये आया कि पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, और जमाल जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी पुलिस से उनकी बात हुई थी पुलिस चीफ से, जिसमें उन्होंने इसकी तरदीद की थी। तो अब ये तरदीद करना पहले और फिर उसकी तस्दीक करना, ये मेरे ख्याल है बज़ाते खुद जो है बड़ी काबिल मजम्मत बात है। अगर आपने किसी को गिरफ्तार करना है तो एक नॉर्मल तरीका मौजूद है, आप जाते हैं वारंट लेके जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लाते हैं उसमें। तो मेरा ख्याल है ये चीजें जो हैं इससे सियासी कशीदगी में इजाफा होता है, और ये वैसे भी बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है उसमें। तो वही लगता है कि एक तरीके से जो है वो दबाव की पॉलिसी अपनी जगह बरकरार है। तो जो एक जमानत मिली भी है तो उससे उनके मुकदमे पे बज़ाहिर कोई असर अभी नहीं पड़ेगा। वो दबाव जो है वो अपनी जगह बरकरार है। अब ये जाहिर है बेटे की गिरफ्तारी के बाद वो अलीमा खान भी ज्यादा दबाव में है, एक तरफ भाई गिरफ्तार है, दूसरी तरफ बेटा गिरफ्तार है। तो ये जो सूरत हाल है ये जाहिर है सियासी कशीदगी को कम नहीं करेगी बल्कि बढ़ाएगी। ठीक। अच्छा मजहर साहब, मैं आपका आर्टिकल देख रहा था, बड़ी डिटेल से और बड़ी खूबसूरती से आपने उसमें जो मुकदमा लड़ा वो बेसिकली ये था कि बीबी साहिबा की मुसालहत भी काम ना आई और आखिरकार वो भी शहीद हो गई। दूसरा एंड पे आपने फिर ये मशवरा दिया कि जब तक आप मुसालहत नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, मतलब आपके कहने का मतलब जो हमें समझ आया बतौर तालिब इल्म वो यही था कि आप पॉलिटिकल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, सारी जमातों को साथ नहीं मिलाएंगे, तो मुक़्तदरा के साथ सिर्फ डायलॉग की जिद की बात करेंगे, उसी तरफ जाएंगे। तो वहाँ तो उन्होंने मशरूत कर दिया आपके कोट अनकोट वर्ड्स जो हैं माफ़ी के साथ। तो एग्जैक्टली मैं चाहूँगा कि इसको आप मज़ीद अगर एक्सप्लेन कर दें, क्या एग्जैक्टली आप जी प्लीज़। देखिए, सियासी मसालेहत सियासतदानों के दरमियान होती है और यही होना चाहिए। पहले भी हमारे सियासतदानों से यही गलती हुई कि वो आपस में मसाइलत के बजाय वो मुख्तलिफ शक्लों में, जिसका उसमें जिक्र भी है कि आप एक सियासी जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद मसाइलत बजाय इसके कि वो आपस में करें वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से कर लेते हैं। उसूली मौके तो सबका यही रहा है माजी में भी और अब भी कि जी इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सियासत से वो रहना है। लेकिन अमली तौर पे हमें नजर आता है कि जब भी कोई इक़्तिदार के करीब होना चाहता है वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहता है। ये जो रवैया है इसको तब्दील होने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब का बहुत इख्तलाफ हो सकता है और है, उनका हमेशा से रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में। पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी बड़ा शदीद इख्तलाफात था एक ज़माने में। उससे पहले जब नून लीग नहीं थी, उस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो है वो उस वक्त की जो इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद था उसके बहुत से लोगों से पीपल्स पार्टी की बेगम नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और उनमें से बहुत से लोगों को समझती थी कि इन्होंने भुट्टो की फांसी में ज़िया-उल-हक को सपोर्ट किया। लेकिन उस सब के बावजूद वो सारे सियासतदान आपस में बैठे मसले के हल के लिए उन्होंने बातचीत की। यही तरीका है, बाद में कमजोरी भी दिखाई। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि सियासी जमातों को तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद
मसले का अगर हल निकालना है तो आपस में ही निकालने की जरूरत है। और ये जो हमारा रवैया है, जैसे इस वक्त के हुक्मरां हैं, कल तक वो कोई और पोजीशन लिया करते थे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, आज वो जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने सिविलियन स्पेस लूज करते जा रहे हैं। यही अगर इमरान खान इस वक्त एक सियासी मुश्किल में है तो वो आज भी ये समझते हैं, तो एक तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं और बात भी इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो ये दरअसल तजाद है, ठीक, और ये तजाद जो है वो दूर करने की जरूरत है। तहरीक इंसाफ को भी तमाम सियासी जमातें मिलकर ही किसी मसले का सियासी हल निकाल सकती हैं। अच्छा मजहर साहब, एग्जैक्टली आपको याद होगा ये वाकया कई दफ़ा कोट भी किया फवाद चौधरी साहब ने कि पीडीएम और तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े इलेक्शन के हल तक पहुंच गए और प्रेस टॉक करने वाले थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को एतमाद में लेने वाले थे कि 10 दिन ठहर जाएं, बंदयाल साहब के जाने का टाइम है और फिर काजी फायज ईसा साहब आने वाले हैं और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। और फवाद चौधरी कहते हैं कि यकदम इमरान खान साहब ने टर्न डाउन कर दिया इस सारे मुआहदे को। तो ये सारा मामला मैं पूछना अब ये चाह रहा हूँ कि जेल के बाहर कौन इन सारे मामलात को लेके आगे बढ़े और मुसालहत पसंदी करे? तहरीक इंसाफ में इतनी टूट फूट है, इतने मसाइल हैं, इस पे गाइड कीजिए प्लीज। देखिए, पीडीएम में के भी अपने बड़े मसाइल थे। जब 2018 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बनवाई गई बाकायदा, उस वक्त मौलाना फजल रहमान का ये ख्याल था कि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको असम्बलियों से इस्तीफा देना चाहिए, असम्बलियों में से हल्फ ही नहीं उठाना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इससे मुत्तफिक नहीं थे और फिर मौलाना भी उस पीडीएम का हिस्सा बन गए, बल्कि पीडीएम के सरबराह बन गए। फिर जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन में साफ नजर आया कि जब मीर हासिल बिजंजो के मुकाबले में साजिद सुंजरानी, हालांकि मीर हासिल बिजंजो के पास वाज़े तौर पे उस वक्त सेनेट की जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसकी मेजॉरिटी उनके साथ थी, लेकिन साजिद सुंजरानी को वोट देने वालों में जो है वो पीपल्स पार्टी और न्यू लीग दोनों के लोग है। जिसके बाद हासिल बिजंजो ने कहा, जाहिर है उसने मरूम ने यही बात खड़े होकर की कि मैं आज इलेक्शन जो है वो सेनेट में नहीं आ रहा हूँ, मैं दरअसल जनरल फैज का इलेक्शन आ रहा हूँ। और उसके बाद भी हमने देखा कि इसी तरह की, और फिर एक वक्त ऐसा हुआ जब पीडीएम में जो है टूट फूट हुई और उसकी भी बड़ी वजह यही थी कि एक मुस्लिम लीग वाले समझते थे कि हमें जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और पीपल्स पार्टी वाले समझते थे कि हमें पहले उधर जाना चाहिए। और उसके बाद मुझे इस वक्त एग्जैक्टली दोनों में से किसका, लेकिन पीडीएम उसके बाद जो है वो मार्च, किसी का ख्याल था कि वहां जाके इस्तीफा देना चाहिए, किसी का ख्याल था कि पहले इस्तीफा दे के फिर लॉन्ग मार्च करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने भी फिर वही किया जो 2018 में इमरान खान के साथ हुआ। तो फिर इमरान खान जब कमजोर हुए तो 2022 में जो है वही लोग वही पार्टियां जिनकी बदौलत इमरान खान की हुकूमत बनाई गई थी, उन्हीं को जनरल बाजवा ने इस्तेमाल किया और फिर वह इमरान खान के खिलाफ। तो ये एक साइकिल है जो मुसलसल चल रहा है और इसमें सियासी जमातों की अपनी भी बहुत हद तक जिम्मेदारी है। इसमें ये तीनों बड़ी सियासी जमातें कहीं ना कहीं जो है वो शरीक जुर्म रही हैं। ठीक, अच्छा इसमें मज़हर साहब ये भी फरमाइएगा कि महमूद खान अशरफजई अगर मान भी जाते हैं कि ठीक है मैं अपोजिशन लीडर बन जाता हूँ, क्योंकि वहाँ भी बड़ी रिफ्ट है, शायद वो इनकार भी कर दें, इसका इम्कान भी मौजूद है, तो वो फिर सबको इकट्ठा करें, सियासी मसालियत को लेके आगे चलें, मौलाना फजल रहमान कॉर्नर को भी पास लेके आए हैं, पीपल्स पार्टी और नून के वो वैसे ही थोड़े करीबी भी हैं क्योंकि डेमोक्रेट हैं, बड़ी उनकी वैल्यू है इस मामले में, वो करें फिर इस सारे मामले को, या आपको कोई और भी दीगर कुछ सियासतदान भी नज़र आते हैं जो इसमें कोई प्रॉपर रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, पहले तो चीज़ ये है कि इमरान खान सियासी जमातों के दरमियान जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, क्या उनसे इमरान खान बातचीत करना चाहते हैं? अगर बातचीत करना चाहते हैं तो हल्ला चकदई निकाल सकते हैं और दीगर सियासी लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो ये बात करना ही नहीं चाहते इस लिहाज से, तो फिर तो मसला नहीं आगे बढ़ेगा। तो असल चीज तो पहली चीज ये कि अशरफजई साहब अगर बनते हैं और अशरफजई साहब जाके इमरान खान साहब से मिले और इमरान खान से देखेंगे कि अगर फर्ज करें कल अशरफजई किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और सबको बैठा लेते हैं, तो क्या उसको वो खान साहब के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा।
यानी कि इसका भी इम्कान आप फरमा रहे हैं बेसिकली कि ये भी इम्कान मौजूद है कि अचकज़ई साहब मिलने जाएं तो इमरान खान कहें कि मैं जी तारीख में जिंदा रहना चाहता हूं। आपके कॉलम से ये फिक्रा मैं दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। देखिए वो बिल्कुल एक दूसरी बात है। चीज ये है कि असल चीज ये है कि कोई हल, असल मसला ये है कि जो पॉलिसी साज हैं उनकी क्या पॉलिसी है। राइट। तो ये हुकूमत किस हद तक जो है वो आगे जा सकती है इस मामलात में। लेकिन एक माहौल बनाया जाता है मुज़ाकरात के लिए जिसमें ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। अब जिस तरह आपने अलीमा खान के बेटे को गिरफ्तार किया जी, वो तो अंदाज ही नहीं है, वो तो अंदाज से सिविलाइज सोसाइटी का अंदाज ही नहीं होता। यानी माजी में भी ऐसा हुआ है, कहीं कभी नहीं हुआ। माजी में जिस तरह मरियम नवाज को होटल के कमरे में जाकर जिस तरीके से किया गया था जी, वो भी उतना ही गैर महज़ब था जितना आज गैर महज़ब है। इसी तरह फरियाल तालपुर को जिस तरीके से उठाया गया था वो भी उतना ही गैर महज़ब है जितना अलीमा खान के घर पे छापा गैर महज़ब था। ठीक। तो असल चीज ये है कि हम चीजों से सबक नहीं सीखते, वही चीजें, वही गलतियां, वही चीजें दोहराते हैं, उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हैं जिनको हम अपोजिशन में रहते हुए काला कानून कहते हैं। तो ये जब तक ये रवैये तब्दील नहीं होंगे सियासत में बेहतरी नहीं आएगी। ठीक। आखिरी बात मजहर साहब जो मैं जानना चाह रहा हूँ, सुहेल वड़ैच साहब के कॉलम की भी जो तरदीद आई, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? फिर देखिए इसका जवाब तो सुहेल वड़ैच साहब देंगे और सुहेल वड़ैच साहब जहाँ तक मेरी इत्तला है एक आध दिन में इसका जवाब देंगे। तो वो तो अब सुहेल साहब को अब, लेकिन ये कि ये सिर्फ तरदीद नहीं थी बल्कि तरदीद प्लस थी, क्योंकि उसके साथ उन्होंने ये भी एक तरीके से इल्ज़ाम सुहेल साहब पर लगाया है कि जी उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए किया। अब इसका जवाब तो जब सुहेल साहब का वजाहती बयान आएगा और वो अपने कॉलम के बारे में जो वजाहत करेंगे उसकी बुनियाद पर हम कोई बात कर सकते हैं। अभी तो एक साहब का कॉलम छपा है और जिसके हवाले से छपा है उस तरफ से एक शदीद किस्म की तरदीद आई है और वो तासीर से आई है। हालांकि उनका कॉलम तो बड़ा वाज़ेह था, तो उस कॉलम पे तो 24 घंटे में ही तरदीद आ जानी चाहिए थी। आखिर 5-6 दिन क्यों लिए गए उस तरदीद के लिए? तो ये भी देखना होगा। और फिर असल चीज यही है कि उन साहब के बारे में, यानी सुहेल वड़ैच साहब के बारे में जो DGI इख्तियार ने जो जवाब दिया है, अब इसका जवाब तो सुहेल साहब ही बेहतर दे सकते हैं। सुहेल साहब की तरफ से आता है क्योंकि बहरहाल एक बहुत ही नोटेबल जर्नलिस्ट की साथ जो है वो स्टेज पर है। अब उन्होंने वो क्या जवाब देंगे उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जी, दानिश्वर, तजियाकार, बड़े पॉपुलर नाम मजहर अब्बास साहब,